जय हिंद दोस्तों करियर विद संदीप में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग एएलपी टेक्नीशियन जो आपको रेलवे 2024 में वैकेंसी आई है रेलवे की, वो आपको कौन सा चैप्टर हम इसमें करेंगे तो हम डेंसिटी यानी घनत्व करेंगे। जो आपका एएलपी ग्रुप डी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और अच्छा से क्वेश्चन का एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि पानी का घनत्व क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए, पानी का घनत्व क्या है। तो पानी का घनत्व आपका क्या होता है। तो पानी का घनत्व जो होता है आपका 1000 किलो प्रति घन मीटर होता है, जो आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो सही आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पानी का घनत्व कितना होता है, तो पानी का घनत्व जो होता है आपका 1000 किलो प्रति घन मीटर होता है। चलिए क्वेश्चन अब देख लिए लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे पढ़िए, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, मास प्रति यूनिट वॉल्यूम क्या है। तो ये जो आपका मास प्रति यूनिट वॉल्यूम जो है घनत्व है। ठीक, घनत्व का डिफिनीशन क्या होता है, घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन को हम वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में इसको वॉल्यूम बोलते हैं। तो मास प्रति यूनिट वॉल्यूम यानी कि प्रति मानी बट्टा का साइन लगा दिया, अब प्रति वॉल्यूम यानी कि आयतन, तो ये क्या हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। तो मास प्रति यूनिट वॉल्यूम का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, घनत्व। मास प्रति यूनिट वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, तो घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। क्वेश्चन आप समझ गए, आंसर भी आप समझ गए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व डॉट डॉट होता है। यानी कि जो आपका शुद्ध है जो पानी का घनत्व है लवण युक्त यानी कि लवणीय पानी यानी कि क्षारीय पानी, क्षारीय जो पानी है उसके घनत्व से क्या होता है। तो शुद्ध जो पानी है उसका घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। तो ऑप्शन आपका ए में दिया हुआ है कम, तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि शुद्ध जो पानी का घनत्व होता है लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होता है, तो कम होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर, यानी कि जो शुद्ध पानी है घनत्व लवण युक्त पानी से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल जो होते हैं आकाश में तैरते हैं। बादल जब आकाश में तैरते हैं तो उसमें कौन सी घटना होती है, कारण क्या होता है। तो जो होता है आपका कारण आपका निम्न घनत्व होता है। निम्न घनत्व के कारण ही जो होते हैं बादल आकाश में तैरते हैं या उड़ते हैं। इसको दूसरे भाषा में हम उड़ते भी बोल सकते हैं या तैरते हैं। तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। यानी कि निम्न घनत्व के कारण जो होते हैं बादल आकाश में तैरते हैं। तो ऑप्शन डी नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा, निम्न घनत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि यहाँ पे बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है। बर्फ जो है क्या होती है, तो पानी पर तैरती है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है, कोई पात्र है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे हम पानी है, ठीक, इस पर बर्फ का एक गोला है, तो इस पर बर्फ का गोला देखिएगा पानी में तैरते रहता है। तो उसमें क्या होता है, इसमें भी घनत्व क्या होगा, देखिए जो तैरेगा उसका घनत्व क्या होगा, कम होगा, और जो डूब जाएगा उसका घनत्व ज़्यादा है। अर्थात कहने का मतलब होगा डूब गया, घनत्व ज़्यादा था इसलिए वो डूब गया, और जिसका घनत्व कम है वो तैरेगा। तो यानी कि बर्फ तैर रहा है किस पर, पानी पर, तो क्या होगा, यानी कि बर्फ का घनत्व कम होगा पानी से। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, बर्फ का घनत्व पानी से, तो इसका घनत्व पानी से अधिक होता है, नहीं ऑप्शन गलत है। पानी से क्या होता है, कम होता है, जब कम होगा तभी ना तैरेगा, तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बर्फ पानी पर तैर रहा है तो इसका घनत्व क्या होगा, तो पानी से कम है तभी वो तैर रहा है। अगर घनत्व ज़्यादा हो जाता तो डूब जाता। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, बर्फ का घनत्व कम हो जाएगा और पानी का ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा, पानी के घनत्व से बर्फ का घनत्व कम होता है इसीलिए वह तैरता है पानी में। चलो अच्छा से आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आगे आएगा क्वेश्चन तो आप लोग गलत मत कीजिएगा। ये कौन सा सिद्धांत है, तो ये आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है दोस्तों, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर एक काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
एक पदार्थ के घनत्व को डीटो डीटो के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो घनत्व बराबर क्या बताए थे? तो घनत्व बराबर हम आपको बताए थे द्रव्यमान बट्टा आयतन। ठीक, द्रव्यमान बट्टा क्या? आयतन। तो ये होता है आपका घनत्व का डिफिनीशन होता है। घनत्व का डिफिनीशन क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन। तो एक पदार्थ के घनत्व को डीटो डीटो के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा? द्रव्यमान प्रति आयतन, जो ऑप्शन 1 में आपको दिया हुआ है। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। एक पदार्थ का घनत्व जो होता है द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए नंबर मेरा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो पदार्थ जो है उसके एकांक आयतन को क्या कहते हैं? तो घनत्व कहते हैं। सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। यानी कि एकांक कहिए या प्रतीक कहिए, बात एक ही है। एकांक आयतन को द्रव्यमान को क्या कहते हैं? हम तो घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है? तो द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन को आप अच्छा से समझ गए कि एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि यहाँ पे चांदी का आपेक्षिक घनत्व दिया है 10.8, पानी का घनत्व दिया है 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। एसआई मात्रक में क्या पूछ रहा है? चांदी का घनत्व पूछ रहा है। तो देखिए, तो चांदी का घनत्व क्या होगा? आपेक्षिक घनत्व गुने पानी का घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व कितना है? तो 10.8 है। अब पानी का घनत्व कितना है? 10⁻³ है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 1 में सेम ऐसा ही मिल रहा है 10.8 गुने 10⁻³ ऑप्शन ए में यहाँ पे मिल रहा है। तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। यानी कि चांदी का घनत्व क्या हो जाएगा? यानी अपेक्षिक घनत्व गुने पानी का घनत्व, यानी कि ये वाला और यानी पानी का घनत्व दोनों को हम गुना कर देंगे तो हमको चांदी का घनत्व मिल जाएगा, जो ऑप्शन ए में क्या है? सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को आप समझ गए हैं बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है कि घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? तो घनत्व बराबर हम क्या बताए थे? तो द्रव्यमान बटा आयतन बताए थे, जो ऑप्शन आपका सी में देखने को हमको मिल रहा है। तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। यानी घनत्व निम्नलिखित में किसका अनुपात होता है? तो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है। सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा सही नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से क्या होगा? अधिक होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाली है। इसके पहले हम बताएं कि जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो क्या होगा? पानी में डूब जाएगा। जिसका घनत्व कम होगा वो पानी में तैरेगा। तो निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? तो 4 गो ऑप्शन यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे कौन सा डूब जाएगा, उसी का घनत्व अधिक होगा पानी से। तो जल के घनत्व से अधिक किसका होगा? तो यहाँ पे लोहे का कील का हो जाएगा, क्योंकि हम पानी में जब लोहे का कील डालते हैं तो पानी में वो लोहा का कील क्या होता है? डूब जाता है। डूब जाने का कारण क्या है? उसका लोहे का कील का घनत्व तो अधिक है। किसके रेस्पेक्ट में? तो जल के रेस्पेक्ट में। तो ऑप्शन मेरा सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो जल के घनत्व से क्या होता है? लोहे के कील का घनत्व अधिक होता है। बर्फ जो होता है पानी में तैरता है, थर्मोकोल भी पानी में तैरता है, कॉर्क भी पानी में तैरता है। तो ये सभी का जो होता है घनत्व कम होता है, इसीलिए तैरता है। और जो डूब जाएगा उसका घनत्व अधिक होता है। लोहा का कील क्या होता है? तो डूब जाता है। सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? तो लोहे का कील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांदी का घनत्व कितना यहाँ दिया हुआ है, अब पानी का घनत्व यहाँ पे दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि अपेक्षिक घनत्व बताना। देखिए सबसे पहले अपेक्षिक घनत्व होता है, अपर्तनांक होता है, मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है। ठीक, तो अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व अब बट्टा पानी का घनत्व। अब कौन नीचे रहेगा कौन ऊपर रहेगा? जब पानी, देखिए पानी क्या होता है? नीचे ही ना रहता है। तो हम क्या करेंगे? पानी को वाले को नीचे लिख देंगे। तो पानी का घनत्व कितना है? 10⁻3। अब पदार्थ का घनत्व कितना है? 10.8 गुने 10⁻3। 10⁻3 से 10⁻3 कट जाएगा, बच मेरा कितना जाएगा? 10.8। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 10.8। तो मेरा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा।
यानी कि चांदी का अपेक्षिक घनत्व कितना होगा 10.8। अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। ये फॉर्मूला है, याद करके रखिएगा। अपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सापेक्षिक घनत्व डॉट डॉट के बराबर होता है। देखिए सापेक्षिक घनत्व बोलिए या अपेक्षिक घनत्व बोलिए, यानी क्या होता है पदार्थ का घनत्व, ठीक, बटा क्या होगा पानी का घनत्व। तो देखिए ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया है ऑप्शन सी में दिया है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। यानी कि सापेक्षिक घनत्व या अपेक्षिक घनत्व किसके बराबर होता है, तो पदार्थ का घनत्व बटा पानी के घनत्व के बराबर होता है। तो ऑप्शन मेरा सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व क्या है। अपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, सही आंसर पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होती है। तो कणों की जो कोई भी पार्टिकल या कण है उसको अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होगी, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा हमको गैस में होती है, ठीक। तो ऑप्शन ए नंबर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किसमें होती है, गैस में भी होती है। प्रसार जो होता है गैस में ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वह स्थिति जिसके कारण आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होता है, यानी कि दृढ़ का मतलब सख्त यानी कि मजबूत होता है। तो वह कौन सी स्थिति है जिसके कारण आणविक आकर्षण अत्यधिक मजबूत होता है, तो वह स्थिति ठोस है। ठोस में आणविक आकर्षण बल जो होता है मजबूत होता है। तो ऑप्शन ए नंबर क्या है, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि गैस अणुगति सिद्धांत यानी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार परम शून्य ताप की प्राप्ति कब होती है। देखिए परम शून्य ताप क्या होता है 273.15 केल्विन जो होता है मतलब परम शून्य ताप कहलाता है 273.15 केल्विन। तो इस पर क्या होती है अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है शून्य हो जाती है, जो आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मेरा सी नंबर हो जाएगा। गैस अणुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप की प्राप्ति तभी होती है जब क्या होगा अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। इस अवस्था पर ठोस द्रव गैस तीनों की अवस्थाएं शून्य हो जाती है, ठीक। तो ऑप्शन सी नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होए तो वाष्पन की दर क्या होगी। देखिए जलवाष्प की मात्रा अधिक है, ठीक, यानी कि जल वाष्पित अधिक हो रहा है, तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ऑप्शन ए नंबर मेरा सही आंसर हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। यानी कि जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन मेरा ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस के पिघलने के दौरान तापमान, इसका तापमान डॉट डॉट हो क्या होगा, यानी कोई वस्तु ठोस अवस्था में हम तो पिघल रहा है तो उसके तापमान पर क्या असर पड़ेगा, तो उसका जो तापमान होता है परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शन डी नंबर क्या है, सही आंसर है। यानी कोई भी वस्तु ठोस अवस्था में तो पिघलेगा तो उसके तापमान पर कोई चेंजिंग नहीं आएगा, यानी कि परिवर्तन नहीं होगा। उसका जितना पहले तापमान था उसका अभी भी तापमान उतना ही रहेगा।